एक बंदा बीमार है, उसको कोई बैक्टीरिया है जो इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि किस बैक्टीरिया के लिए कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो परफेक्ट है, जिसके जरिए बंदा ठीक हो सकता है, बैक्टीरिया किल हो सकता है, ठीक है। अक्सर मैंने वही वंस अगेन वही मैं बात करूंगा कि कोरोना बंदे को हुआ और आप उसको टाइफाइड की मेडिसिन दें तो वो ठीक होगा नहीं, ठीक है। टाइफाइड हुआ और आप उसको डेंगू की मेडिसिन दे रही हो तो वो ठीक होगा नहीं। तो ये पता लगाने के लिए कि किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, हमें ये बताना होता है कि ये कौन सा माइक्रोब है, माइक्रोब को फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे हम माइक्रोब को फाइंड आउट करते हैं? इन वाइट्रो कल्चरिंग के साथ। अब दो टेक्निक्स है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इन विवो टेक्निक है और एक इन वाइट्रो या इन विट्रो टेक्निक है, ठीक है। तो इन विवो इनसाइड ऑफ द बॉडी और इन वाइट्रो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब हम जो कल्चर मीडिया कर रहे हैं वो इन विट्रो टेक्निक है, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे एक लेट सपोज कि मैंने बात की जिस तरह गले के इन्फेक्शन की, अब हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं है कि गले के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम उसको इन विट्रो कल्चर करेंगे, ग्रो करवाएंगे, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया, फिलहाल हमें नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया, बस तो कोई बैक्टीरिया है, ये पता कि वो बैक्टीरिया है। अब वो कौन सा बैक्टीरिया है उसको अब आप देख नहीं सकते जब तक आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ना देखें, माइक्रोस्कोपिकली देखना होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप और माइक्रोब का मतलब है माइक्रो लेवल के ऊपर 10⁻⁻⁶ इतने छोटे लेवल पर बैक्टीरिया है या माइक्रोब है, उसको आप विद द हेल्प ऑफ योर नेकेड आई आप नहीं देख सकते, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो आप गले में डायरेक्टली माइक्रोस्कोप लगा के कैसे देखेंगे, ठीक है। और बैक्टीरिया का कलर तो होता नहीं है, बैक्टीरिया तो कलरलेस होते हैं, तो एक चीज कलरलेस हो ऊपर से उसको माउथ के अंदर उसको कैसे देखा जा सकता है? तो हमने उसको इन वाइट्रो यानी कि लेबोरेटरी के अंदर उसको ग्रो करवाना है, ग्रो करवा कर हम उसको इंडिविजुअली उसकी कॉलोनीज को उठाकर देखेंगे कि सबसे पहले इसकी शेप क्या है, ये देखने में कैसा है, इसके ऊपर कौन सी स्टेनिंग की जाए। फिर आपने बैक्टीरिया वाले चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है ये ग्राम नेगेटिव है। ये सारे प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप बैक्टीरिया को लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो टेक्निक के जरिए कल्चर करवाएं, ग्रो करवाएं। तो अब ग्रो करवाने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी क्या है, रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। जब कोई प्रैक्टिकल करने लगते हैं, जब आपको तो उसके लिए आपको मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अब मटेरियल्स आपके पास क्या रिक्वायर है? सबसे पहली बात कि आपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो बैक्टीरिया को वो खुराक चाहिए जो खुराक वो आपकी बॉडी से हासिल कर रहा है तो ग्रो कर रहा है ना, आपकी बॉडी से कोई ना कोई न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, पैथोजन जो हुआ, ठीक है। तो अब हमने उसको वो खुराक देनी है। अब वो खुराक का तयन करने के लिए भी साइंटिस्ट ने बेतहाशा एक्सपेरिमेंट्स किए, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच के दौर से एक्सपेरिमेंट चले आ रहे हैं। तो उस टाइम से जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए कि कौन सी खुराक रखी जाए तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बीइंग डन बाय साइंटिस्ट, एक बीफ ब्रॉथ तैयार किया गया। ब्रॉथ होता है यखनी को बोला जाता है, और बीफ कहते हैं बड़े गोश्त को, ठीक है, गोश्त होता है बड़े जानवर का गोश्त को कहा जाता है। तो एक उस यखनी नुमा एक ब्रॉथ तैयार किया गया, उस ब्रॉथ के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ आई, ठीक है। तो साइंटिस्ट को एक क्लू मिला कि जो बीफ ब्रॉथ के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये न्यूट्रिएंट्स आपको हेल्पफुल हैं कि आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। तो फिर लेटर ऑन जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज मॉडर्न होती गई, तो वहाँ पर फिर बीफ ब्रॉथ कन्वर्ट हुआ एगर के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा था कि ब्रॉथ जो है वो सेमी सॉलिड भी ना कहें उसको, थिक लिक्विड फॉर्म के अंदर है। यखनी तो आप सब लोगों ने पी भी है, घर में भी बनती है, तो आपको उसकी नेचर का तो पता होगा कि वो किस टाइप की होती है, ठीक है। सॉलिड भी नहीं उसको कह सकते,
लिक्विड की तरह की प्रॉपर्टीज भी, तो विस्कोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो थिक लिक्विड आप उसको कहें। तो उसके अंदर जिस टाइम बैक्टीरिया की ग्रोथ आ गई तो आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को सेपरेट करने के लिए जब उसके अंदर आप वायर लूप को डालेंगे या आप उसको हैंडलिंग के लिए उठाएंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वो पानी है वो स्टेबल तो नहीं है, वो तो हिलेगा बर्तन में, बीकर में, जिसमें भी आपने तैयार किया, जैसे ही वो हिलेगा तो कॉलोनीज आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आपको एक सॉलिड बेस चाहिए जिसके ऊपर आप बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करवा सकें। तो वो सॉलिड बेस आप कैसे प्रोवाइड करते हैं? आप लेटर ऑन एक एगर इजाद हुई। एगर क्या होती है? एगर इज द जेल लाइक, यस, ठीक है, और एगर इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नो, इट एड्स नो न्यूट्रिएंट्स टू द मीडियम, ठीक है, बट इट सर्व्स टू मेक द मीडियम सॉलिड, it serves the medium to be solid, it adds no nutrients to the medium। मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया था कि एगर के अंदर एगर इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, it adds no nutrients to the medium but it serves to make the medium solid, ठीक है। सिर्फ मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए एगर का इस्तेमाल किया जाता है, एगर के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। एगर के अंदर पे जब आप न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स आप ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से एगर के नाम बनते जाते हैं। जैसे आप अगर एगर के अंदर ब्लड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट एगर है, फिर उस न्यूट्रिएंट एगर के अंदर आपने ब्लड को ऐड किया तो फिर वो ब्लड एगर है, फिर उस ब्लड एगर में से अगर आपने ब्लड को पहले ऐड करने के बाद आपने उसको हीट किया और उसके वो किया तो फिर वो चॉकलेट एगर है। तो डिपेंड ऑन द न्यूट्रिएंट्स आप एगर का कोई नाम दे रहे हैं, एगर को नाम दे रहे हैं। बट अगर सिंपल एगर की बात की जाए कि एगर क्या है, तो एगर के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स एगर में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो एगर मैरीन एल्गी से डिराइव की गई, मैरीन एल्गी से एगर को निकाला गया। तो एगर का हमें ये फायदा हुआ कि वो जो चीज़ पहले लिक्विड फॉर्म में थी वही न्यूट्रिएंट्स, वो चीज़ें आपके पास अब एगर फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, जेली लाइक फॉर्म में आपके पास आ गई हैं। अब आप कोई भी बैक्टीरिया को जब ग्रोथ करवाएंगे तो वो बैक्टीरिया एक सॉलिड सरफेस के ऊपर, स्टिकी सरफेस के ऊपर, सेमी सॉलिड सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए कॉलोनी को पिक करना भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली बात करते हैं वो ये कि बीफ ब्रॉथ में जैसा कि गोश्त ऐड किया गया था, गोश्त को फिर पकाया गया, फिर डिफरेंट उसके अंदर आपने देखा फैट्स भी थे, कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, प्रोटीन्स भी थी, क्योंकि मीट जो है उसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो फिर लेटर ऑन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एगर इजाद हुई तो अब क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट निकाले गए, एक्सट्रैक्ट, इसी में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया। कैसे? ऐसे ही कि जैसे आपको बोला जाता है कि आप पल्सेस खाएं, दालें खाएं, इसमें क्या है, प्रोटीन है, कहा जाता है पल्सेस खाएं, प्रोटीन है, लेकिन अक्सर आप जिम वाले लोगों को देख रहे होते हैं वो पाउडर फॉर्म में प्रोटीन खा रहे होते हैं, वो दालें तो नहीं खा रहे होते, तो वो पाउडर फॉर्म में जो खा रहे हैं। और इसकी एक और एग्जांपल सबसे बेस्ट कि कहा जाता है कि दूध पिए कैल्शियम होता है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम की गोलियां भी होती हैं, फोलिक एसिड की भी गोलियां भी खा रहे होते हैं। तो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में क्या, वो एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया, एक्सट्रैक्शन की जाती है, मॉडिफाइड फॉर्म है ना, ठीक है तो वही चीज़ एक्सट्रैक्ट की गई है, ठीक है, नेचुरल से एक्सट्रैक्ट की गई है। तो अब जो हमारे पास एगर अभी जो मौजूद है कॉलेज के अंदर भी, आपको मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में वो दिखाऊंगा, वो पाउडर्ड फॉर्म में है, उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, एगर का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि अब हमने हर वो चीज़ प्रोवाइड करनी है उस बैक्टीरिया को लेबॉर्ट्री के अंदर जो वो खुराक, टेम्परेचर, हर चीज़ वो हमारी बॉडी से हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जी खुराक पे, कि खुराक कौन सी होनी चाहिए। इस क्लास में जैसे लेट से 45 या 50 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन 50 स्टूडेंट्स के अंदर अब यहाँ पर अगर मैं 1 बाय 1 भी पूछना चाहूँ कि जी आपके खाने में फेवरेट डिश क्या है, आपकी खाने में फेवरेट डिश क्या है, आपकी क्या है, आपकी क्या है,
सबसे वन बाय वन पूछूं तो आपको यकीनन इस पूरी क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स की डिफरेंट फेवरेट डिशेस होंगी खाने में जिनको पसंद होंगी। 5-6 की सिमिलर भी हो सकती हैं, 10 की सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे पूरी क्लास की एक ही फेवरेट डिश है तो ये कहना गलत होगा। है तो सारे इंसान हैं, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन पसंद डिफरेंट होती है ना, पसंद डिफरेंट है खाने में। इसी तरीके से बैक्टीरिया की भी पसंद डिफरेंट है खाने में। हर बैक्टीरिया एक ही जैसी खुराक खाना पसंद नहीं करता, ठीक है। एक ब्लड एगर को खाना पसंद कर रहा है उसे खुराक, लेकिन एक कोई कह रहा है कि नहीं मुझे, जिस तरह आप बात करें कि चिकन है, आप नॉर्मल कहते हैं कि जी ठीक है सालन पका चिकन का और हमने खा लिया, और एक कह रहा है कि नहीं मुझे इसको रोस्ट की फॉर्म में खाना है, मुझे इसको जी कोयलों के ऊपर पका के दे मैंने खाना है। तो एक चीज़ को बनाने की भी डिफरेंट रेसिपीज होती है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी चॉइस ऑफ फूड है। एक ही किस्म की फूड को हर बैक्टीरिया खाना पसंद भी नहीं करता, ठीक है। तो बैक्टीरिया के लिए जब आप एगर तैयार करते हैं तो एगर के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के बाद, ठीक है, अब इसी वजह से डिफरेंट खुराकें हैं। ब्लड एगर है, चॉकलेट एगर है, ठीक है, आपके पास कौन कौन सी एगर्स मैंने और बताई थी, ग्लैड एगर है, मैकॉनकी एगर है, हाँ गुड, मैनिटोल सॉल्ट एगर है, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर है, याद करें ना, शाबाश, ये एगर्स मैंने बताई थी ना, हाँ न्यूट्रेंट एगर है, वेरी गुड, ठीक है, ग्लैड एगर भी जिक्र हुआ है, बिल्कुल गुड। तो ये सारी एगर्स, ये जितनी एगर की टाइप्स बताई जा रही हैं ये खुराक की टाइप्स हैं, ये बैक्टीरिया की खुराक है, ये उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चलें आपने बैक्टीरिया की खुराक भी डिसाइड हो गई, एगर भी आपके पास आ गई, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास सैंपल। जिस जगह पे इन्फेक्शन है उस जगह का सैंपल लिया जाता है। गले का तो थ्रोट स्वैब हो जाएगी, ठीक है, CSF सैंपल में आता है, यूरिन सैंपल में आता है, स्टूल सैंपल में आता है, पस सैंपल में आ सकती है, ठीक है। तो जब सैंपल आपके पास आएगा आप उस सैंपल को लगाएंगे एगर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ वायर लूप। ये मैं रिवीजन आपको दे रहा हूँ, वायर लूप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि लूप कहते हैं, इस तरीके से लूप बना होता है वायर के ऊपर, जिस तरह वो बच्चे बुलबुले करने के लिए वो जो नहीं एक लूप सा बना होता, तार सी होती है नुमा, उसको ऐसे हाँ नहीं इस तरह नहीं करते, वो इस तरह करके इस तरह करते, ठीक है। तो उसको सर्फ में डालते हैं तो वो लूप के ऊपर क्या होता है कि वो जो सर्फ या जो भी वो लिक्विड है वो उस लूप के ऊपर ऐसे आ जाता है, उसको पिक कर लेता है, लूप उसको पिक कर लेता है। तो यहाँ पर भी लूप का जो मकसद होता है वो जब सैंपल के अंदर आप वायर लूप को डिप करते हैं तो लूप आपका क्या करता है, वो सैंपल को पिक कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से लूप बनी होती है, यहाँ पे नीचे वायर होती है और ये उसका जो है वो पकड़ने के लिए ऐसे उसका हैंडल कह दें या इसको क्या स्टिक सी कह दें। ये नीचे आपको मैं इंशाल्लाह परसों की डेट में ये वायर लूप दिखा भी दूंगा जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी, ठीक है। इस वायर लूप को आप जस्ट सैंपल में डिप करते हैं और लूप आपका सैंपल को पिक करता है। बेशक जरूरी नहीं है कि बुलबुले की तरह यहाँ पर पूरा सैंपल इसके ऊपर आपको फिल्म बनी हुई, जिस तरह थिन फिल्म बनी हुई नजर आए, नहीं, अगर डिप हो गया तो उसकी ये इनके साथ भी लग गया ना, सैंपल तार के साथ भी लग गया तो वो सैंपल अप्लाई आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब आप इसको एगर प्लेट लेंगे, एगर के ऊपर आप उसको लगाएंगे। अच्छा, एगर बनाने का तरीका भी ये इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर आप सैंपल लेते हैं, फिर उसके बाद आपने एगर तैयार करनी होती है। तैयार करने के बाद एगर को आपने थोड़े टाइम के लिए रखना होता है ताकि एगर लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाइड फॉर्म में आ जाए। जैसा घरों के अंदर कस्टर्ड जेली को तैयार किया जाता है, पाउडर फॉर्म में कस्टर्ड जेली होती है, ठीक है, उसको आप पानी के अंदर डालते हैं और उसको पकाते हैं, बेक करते हैं। जब आप पका रहे होते हैं तो उस टाइम तक वो कस्टर्ड जेली लिक्विड फॉर्म में है ना, ठीक है। फिर पकाने के बाद जब आप उसको एक बर्तन के अंदर डाल के थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो लिक्विड फॉर्म की जो पहले था अब वो कन्वर्ट होकर सेमी सॉलिड फॉर्म में जेली बन जाएगी। सेम इसी तरह का मैकेनिज्म आपको एगर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। होता क्या है
कि आप एगर को जितना उसके अंदर मेजरमेंट के अंदर वाटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप डालते हैं उसके मैनुअल के ऊपर लिखा होगा, आप उसको ऑटोक्लेव के ज़रिए आप उसको बेक करते हैं। ऑटोक्लेव में आप डालेंगे और ऑटोक्लेव के ज़रिए फिर उसका जो टेम्परेचर और जो उसको आपने है उसका सेट करना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना होगा, कितने मिनट्स के लिए है, वो ऑटोक्लेविंग वाले चैप्टर के अंदर आपको मैं डिटेल में कल परसों जब हम लैब में जाएंगे ऑटोक्लेव की डिस्क्रिप्शन में मैं फिर आपको ये चीज़ समझाऊंगा। लेकिन ऑटोक्लेव के ज़रिए आप उसको पकाते हैं और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा कूल डाउन करके आप उसको तमाम कल्चर प्लेट्स के अंदर, जिसको आप अपनी ज़ुबान में तो नहीं मेडिकल की ज़ुबान में पेट्री डिश का नाम भी देते हैं। देखी होंगी आपने छोटी छोटी गिलास की ऐसे प्लेट्स सी होती हैं, ऊपर उनके कैप सी लगी होती है। पेट्री डिश केमिस्ट्री के अंदर अक्सर आपने इसको 9-10 के अंदर भी शायद पढ़ा हो। पेट्री डिश कह दें, कल्चर डिश कह दें, एक ही नाम है, ठीक है। इसी तरीके से ये वायर लूप है, इसको वायर लूप कह दें, इसको बैक्टीरियोलॉजिकल लूप भी कहा जाता है, इसको इनोकुलेटिंग लूप भी कहा जाता है। तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब एक ही चीज़ के नाम है, लेकिन कॉमनली इसको वायर लूप भी नाम दिया जाता है। अब एगर प्लेट्स भी आपके पास रेडी हैं, अब आपने सैंपल को पिक किया विद द हेल्प ऑफ वायर लूप। अब आपने कल्चर प्लेट के ऊपर, ये मिसाल के तौर पर कल्चर प्लेट है, अब आपने ये समझे मेरे हाथ में वायर लूप पकड़ी है, अब आप वायर लूप को पकड़ेंगे, सैंपल में डिप किया, अब आप स्ट्रीकिंग करेंगे, ठीक है। ये ऐसे प्राइमरी स्ट्रीकिंग करेंगे, ठीक है, फिर ये सेकेंडरी स्ट्रीकिंग करेंगे, यहाँ पे ये टेल बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसमें बनाकर अब आपको बनाते हुए नजर नहीं आ रहा, आपने सैंपल लगा दी है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर इसका कैप दें और इसको आप इनक्यूबेटर में रखेंगे। व्हाट इज एन इनक्यूबेटर? इनक्यूबेटर क्या होता है? चूजे निकालने के लिए जो काम होता है। फ्रिज, चलो जी आप साहब फ्रिज बना। प्रेशर, खुदा करेंगे, प्रेशर किधर से होता है जी? प्रेशर कुकर की बात नहीं होगी, इनक्यूबेटर की बात होगी। चूजों के लिए, हाँ चूजों के लिए होती है, लेकिन मैकेनिज्म क्या होता है? चूजे भी निकल रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म हो रहा है? देखें, मुर्गी भी तो अंडे के ऊपर बैठती है, तो कुछ दिनों के बाद ये हीट, अब वही टेम्परेचर जो मुर्गी दे रही है, ठीक है, वही टेम्परेचर इनक्यूबेटर में अंडों को दिया जा रहा होता है ना, क्योंकि नेचुरल चीज को कॉपी किया जा रहा है। अगर मुर्गी वाली हीट नहीं दी जाएगी तो हो सकता है चूजे ना निकले या मर जाएंगे, तो या उनकी इमेच्योर ग्रोथ होगी। तो हमें इनक्यूबेटर का यहाँ से ही हमें क्या अंदाजा हुआ कि वो टेम्परेचर जो नेचुरली हमारा है या एनिमल्स का जो है जो वो ले रहे हैं, वही टेम्परेचर हम आर्टिफिशियली जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनक्यूबेटर और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें गर्मी लगती है, ठीक है। हम पंखे लगाते हैं, टेम्परेचर को 37 के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब टेम्परेचर माहौल का बाहर का 37 से नीचे जाता है तो हमें सर्दी लगने लग जाती है। हम स्वेटर्स पहनते हैं ताकि हम टेम्परेचर को बराबर कर सकें 37 के ऊपर, ठीक है। इसी वजह से अब हम जो बैक्टीरिया को हमने ग्रोथ के लिए जो एगर के ऊपर लगा दी है, अब इसको हम इनक्यूबेटर में क्यों रख रहे हैं? अब इसने ज़ाहिर बात है ग्रो करना है ना, और आप उसको दे दिया, ग्रो करने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन वक्त जो आप दे रहे हैं उस वक्त के साथ साथ आप उसको वो टेम्परेचर भी देंगे जो कि वो आपकी बॉडी के अंदर उसको प्रोवाइडेड था। ऐसा ही है ना, आपने आर्टिफिशियली इन वाइट्रो टेक्निक है जो बॉडी में हो रहा है, आपने हूबहू वही कंडीशन उसको लेबोरेटरी में देनी है तो वो ग्रो करेगा और आप उसको देख सकेंगे। समझ आइए ये बात? तो अब आपने न्यूट्रिएंट्स तो उसको बॉडी वाले दे दिए जो बॉडी के अंदर उसको थे, ठीक है। अब आप उसको टेम्परेचर भी वो देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इनक्यूबेटर के अंदर आप 24 आवर्स के लिए बैक्टीरिया को या इस प्लेट को जिसके ऊपर आपने अभी कल्चरिंग कर दी है, आप इसको देते हैं, और इसको मेथड को कहते हैं ट्राई स्ट्रीक मेथड। ट्राई मींस 3, तो प्राइमरी 1, सेकेंडरी 2, टेल 3, तो ट्राई स्ट्रीक, और इसको हम स्ट्रीक का नाम देते हैं, स्ट्रीकिंग, ठीक है, स्ट्रीकिंग। तो बात हो रही थी टेम्परेचर,
24 घंटे के लिए आप उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड का 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो आफ्टर 24 आवर जब आप इंक्यूबेटर में से प्लेट को निकालेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जिस जगह के ऊपर सैंपल आपने लगाया हुआ है उस जगह के ऊपर आपको कॉलोनीज की ग्रोथ नजर आएगी। जो बैक्टीरिया सैंपल में मौजूद था उसकी ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। वही बैक्टीरिया जो अब हमने एग्जांपल के तौर पे कह रहे थे कि गले में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, गले का सैंपल हमने लिया हुआ था, वही बैक्टीरिया अब आपको सामने नजर आ रहा है कॉलोनीज की फॉर्म में। अब आपने अगला काम क्या करना है कि कॉलोनी को पिक करना है। कॉलोनी को पिक करके अब आपने उसको इंडिविजुअली माइक्रोस्कोप के नीचे ये देखना है कि ये बैक्टीरिया देखने में कैसा है, ये बैक्टीरिया कैसा दिखता है। ठीक है, देखेंगे तो पता चलेगा। हम जो बैक्टीरिया का चैप्टर पढ़ के उसकी शेप्स को डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया बेसिलाई भी होते हैं, यानी कि रॉड शेप के भी होते हैं, बैक्टीरिया कोकाई भी होते हैं, गोल शेप के भी होते हैं। ये देखेंगे तो पता चलेगा ना, देखे बगैर तो नहीं पता चलता कि बैक्टीरिया किस किस शेप के होते हैं। तो देखेंगे किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इस स्टेज के ऊपर मैं आप लोगों को मोबाइल के ऊपर दिखाना चाह रहा था, वो कॉलोनीज दिखाई भी हैं आप लोगों को क्लास के अंदर, हाँ देखी नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं किस किस ने नहीं देखी हुई, बस ठीक है, किस स्टूडेंट ने नहीं देखी हुई, हाँ सब ने देखी हुई है, तमाम स्टूडेंट्स ने। आप 2 स्टूडेंट्स ने आपने नहीं देखी हुई, ठीक है। ये मैंने कल्चर ग्रोथ लिखा है तो इधर वो वर्ल्ड कल्चर की वो आ रही है। हम लिखता हूँ बैक्टीरियल कल्चर। नो टॉकिंग प्लीज। ये देखें, ये जिस जगह के ऊपर सैंपल अप्लाई हुआ था वहां पर बैक्टीरिया की कॉलोनीज आपको बनी हुई नजर आएंगी। प्लेट के ऊपर आप देखें, प्लेट के ऊपर एगर पड़ी हुई है और एगर के ऊपर आपको कॉलोनीज ग्रो की हुई नजर आ रही हैं। ये रेड कलर की एगर है। एगर के ऊपर जो स्टिकिंग हुई हुई है जिस जगह के ऊपर 24 घंटे इंक्यूबेटर में रखने के बाद आपको ये कॉलोनीज वहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ हाई है, बैक्टीरिया मौजूद है। लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है आप नहीं बता सकते, आपको नहीं पता। सिर्फ ग्रोथ देख लेने से आपको नहीं पता। आपको हिंट्स मिल सकती हैं कि जी पिन पॉइंट कॉलोनीज हैं, मिकॉइड कॉलोनीज हैं, बड़ी कॉलोनीज हैं, छोटी कॉलोनीज हैं, किस कलर की कॉलोनीज हैं, हिंट्स हैं। लेकिन राइट अवे आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली स्ट्रेप्टोकोकस है या फिर ये पर्टिकुलरली सैल्मोनेला है या क्लेब्सिला है या कोई भी बैक्टीरिया का आप नाम ऐसे नहीं दे सकते अनटिल और अनलेस कि आप उसको कंफर्म नहीं कर लेते। तो कंफर्म करने के लिए आपको देखना ज़रूरी है। तो कॉलोनीज को देखने के बाद आपने इंडिविजुअली ये किस बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं वो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत महसूस होती है। तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत जब होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया का कोई कलर नहीं होता है। तो जब एक चीज़ का कलर ही नहीं है तो आप उसको कैसे देखेंगे? स्टेनिंग करेंगे। गुड, स्टेनिंग करेंगे। स्टेन का क्या मतलब होता है? टू गिव कलर, कलर करेंगे, बैक्टीरिया को कलर देंगे। अब अगली स्टोरी स्टार्ट होगी यहाँ से आगे कि अब कलर कैसे दिया जाए। पहले था खुराक दी जाए, कौन सी खुराक दी जाए डिस्कशन की, चॉइसेस होती हैं हर बंदे की, हर बैक्टीरिया की चॉइसेस होती है, वो डिस्कशन की। ठीक है, अब बात आई देखना है, ग्रोथ करवा लिया,
फिर नहीं, फिर बीच में पॉइंट और है, टेम्परेचर कैसे प्रोवाइड किया जाए, वही वाला जो ह्यूमन का है, तो वो हमने इनक्यूबेटर उसका हल निकाला। अब पॉइंट आ गया है कि अब हमने माइक्रोस्कोप के जरिए देखना है और देखने के लिए कलर करना है, तो कलर कौन सा किया जाए? कलर ये कोई वो ड्राइंग तो नहीं है कि कोई सा भी दिल करेगा येलो कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ब्लू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो इसके लिए कंसेप्ट लेने के लिए यहाँ से आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये दीवार के ऊपर ऑरेंज कलर हुआ है, ठीक है। इस ऑरेंज कलर के आप कपड़े भी पहनते हैं, ये ऑफ वाइट कलर हुआ है, ये ब्लू कलर हुआ है, इन कलर्स के आप कपड़े भी पहन रहे हैं, इन कलर्स की आप गाड़ियाँ भी देख रहे हैं, इन कलर्स के आप डिफरेंट चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है। चेयर्स के ऊपर भी ब्लू कलर हुआ है, दीवार पे भी ब्लू कलर हुआ है, गाड़ी भी ब्लू कलर की है, कपड़े भी ब्लू कलर की है, कलर तो कलर है, कलर तो ब्लू है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जिस तरीके से दीवार के ऊपर ब्लू कलर किया गया है, क्या इसी तरीके से कपड़ों के ऊपर भी ब्लू कलर किया जाता है? नो। क्या इसी तरीके से गाड़ियों के ऊपर भी ब्लू कलर किया जाता है? नो, ठीक है। क्यों? वाई? यस, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। तो गोया हमें यहाँ से एक क्लू या एक पॉइंट और मिला कि कलर करने से पहले हमें मटेरियल को भी देखना है कि कलर किसके ऊपर किया जा रहा है। बैक्टीरिया को ऐसे ब्रश के साथ पेंट नहीं कर सकते, ठीक है, या वो पेंट गन लाकर मोटर लगाकर बैक्टीरिया को कलर कर रहे हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो बैक्टीरिया को कलर करने के लिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसके ऊपर फिर ये जो स्ट्रेनिंग आई, ग्राम स्ट्रेनिंग, ये ग्राम साइंटिस्ट था, सीवर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, प्रैक्टिकल्स होते रहे, पुराने वक्तों की बातें हैं, ठीक है। करते कराते एक निचोड़ निकाला गया और हमें ये बताया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे तजर्बों के बाद ये पता चला हमें, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टोग्लाइकन इतनी परसेंट 70% में है, ग्राम नेगेटिव के अंदर 20 to 30% के अंदर है। ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रक्चर बता रही हैं। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझने के बाद जो स्ट्रेन फाइनलाइज हुई और जो लॉ बना वो थी ग्राम स्ट्रेनिंग। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ही इसका नाम रखा गया, ग्राम स्ट्रेनिंग इसको कहा गया। तो ग्राम स्ट्रेनिंग वो फिर टेक्निक थी जिस टेक्निक से बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा था और बैक्टीरिया कलर शो कर रहा था। ये टेक्निक जिस तरीके से दीवार के ऊपर भी हमें सेंस अभी आई है ना, हमें पता है ना कि दीवार के ऊपर कलर ऐसे नहीं किया जाता क्योंकि दीवार की नेचर डिफरेंट है, दीवार के ऊपर मटेरियल डिफरेंट अप्लाई हुआ है। वही कलर आप प्लास्टिक की चेयर पे करेंगे तो नो, उस तरीके से नहीं करेंगे, किसी और तरीके से करेंगे। वही चीज आप लकड़ी पे अप्लाई कर रहे हैं, नो, नेचर डिफरेंट होती जाएगी, टेक्निक चेंज होती जाएगी। ये टेक्निक्स भी एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चली। इसी तरीके से बैक्टीरिया को किस तरीके से कलर करना है, ये भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझने के बाद ये टेक्निक जो है वो डेवलप हुई। तो इस टेक्निक को फिर बोला गया, स्ट्रेनिंग टेक्निक को ग्राम स्ट्रेनिंग का नाम दिया गया, ठीक है, ग्राम स्ट्रेनिंग का इसको नाम दिया गया। तो ग्राम स्ट्रेनिंग को इंशाल्लाह हम कमिंग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि फिर ग्राम स्ट्रेनिंग में कौन कौन से मटेरियल्स आपके पास मौजूद होते हैं और फिर ग्राम स्ट्रेनिंग के बाद बैक्टीरिया किस तरीके से बिहेव करेगा, कौन सा कलर शो करेगा। दो ही कलर शो करेगा, या वो आपको यस पिंकिश रेड कलर की बैक्टीरिया शो होंगे अंडर द हेड ऑफ माइक्रोस्कोप, या फिर आपको पर्पलिश ब्लू कलर के बैक्टीरिया नजर आएंगे। तो दोनों तरह के बैक्टीरिया देखने में जो पिंक नजर आए या फिर वो ब्लूइश नजर आए, आप एक फॉर्मुलेशन देते हैं, आप एक रिजल्ट देते हैं कि जो पिंक कलर के बैक्टीरिया शो हुए हैं दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड जो ब्लू कलर के बैक्टीरिया शो हुए हैं दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस वजह से और क्यों देते हैं वो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम जब अब ये सेकंड स्टेप था देखना, जब देख लेंगे तो देखने के बाद आप इस स्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरीके से आपको टास्क दिया गया कि जी 70-80 लोगों के अंदर एक मुजरिम है, एक को तलाश करना है, कोई एक मुजरिम है, फिर आप उसके लिए हिंट्स करते जाएंगे
इस तरह की हिंट्स करते जाएंगे कि खुद ब खुद ही निकलते जाएं। जैसे सबसे पहले आप खुराक लगा रहे हैं, तो मैं अब जैसे लेट से यहाँ पर रख दे, तो चलो बिरयानी कहूँगा तो सारी खाएंगे। एक बात करूँ, चलो मैं यहाँ पर जो है वो हाँ सफ़ेद चावल और साथ दाल कर देता हूँ, ठीक है, कोई सी भी दाल है, फिर कोई एक नाम नहीं लेता दाल का, फिर सारे को नहीं हम खाते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर क्लास के अंदर आधे बचे कि जी हम नहीं खा रहे, तो जो नहीं खा रहे वो तो वैसे साइड पे हो गए, ठीक है। जो खा रहे हैं उनके अंदर फिर मैंने इस चीज़ को देखना है कि कौन से बंदों के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले खुराक के जरिए नहीं आ रहे, ठीक है, ये जो दवाई दी जा रही है ये इस पैथोजन के लिए, ये इस माइक्रोब के लिए नहीं है, तो फिर ये कौन सा पैथोजन है? पैथोजन पता चलेगा, उसकी नेचर पता चलेगी तो दवाई दी पता होगा, तो उसके अगेंस्ट आप मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी दवाई दे तो बस ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है कल्चरिंग की। क्यों कल्चर किया जाता है? बाज़ औक़ात एक बंदे को बीमारी है, उसको दवाई दी जा रही है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर कल्चर लिख के देते हैं कि पता चले कि ये मेरी मेडिसिन ठीक नहीं हो रहा, इट मीन्स कि इस मेडिसिन के